आजमगढ़ छोड़ा, अब झगड़ा लड़ाई, हरिहरपुर संगीत विद्यालय बनकर चला करा संगीत की पढ़ाई। यहाँ पर अखिलेश यादव जी धर्मेंद्र यादव को फंसाने के लिए भेजे हैं। उन्होंने इसलिए भेजा कि इनका भी काम यही तमाम हो जाए। 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करव ले बा, केहू जवन ना करे पवलस क के निरहुआ देखवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल, सबके साफ दिखाते बा। आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथे बा। सच है, मैं चुनाव हारने के बाद में आजमगढ़ के लोगों बीच नहीं आया, क्योंकि मेरे दिल में एक तमन्ना थी कि आदरणीय राष्ट्रपति जी स्वयं आजमगढ़ लड़े। हम आज भी चाहते वो लड़े, क्योंकि निरहुआ जी के बारे में मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, वो अपने से कुछ नहीं करते हैं, वो बीजेपी की स्क्रिप्ट लिखते हैं। सियासी तपिश बढ़ती जा रही है और इसके केंद्र में है पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट आजमगढ़, जहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं और उनका मुकाबला इस बार बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से है। साल 2022 के लोकसभा उपचुनाव में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था, लेकिन इस बार बाजी किसके हाथ लगेगी? आजमगढ़ के मन में क्या है? क्या आजमगढ़ की सड़कों पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी या फिर खिलेगा इस बार बीजेपी का कमल? आज होगी इसी बात की पड़ताल। चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी इस वक्त एक चाय की दुकान पे ही मौजूद हैं, क्योंकि जो सियासत का मूड होता है वो चाय की दुकानों पे ही असल समझ में भी आता है। और यही कारण है कि देखिए, चुनाव के प्रचार के घूमते घूमते हम इस वक्त एक चाय की दुकान पे मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए कितने ढेर सारे जो लोग हैं, खासतौर से जो इनके प्रशंसक हैं, इनके चाहने वाले हैं, जो फैंस हैं, वो इनको देखकर यहाँ पर रुक गए हैं। दिनेश जी, किस तरीके से आजमगढ़ की इस चुनाव को आप देखते हैं? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि बहुत कांटे का मुकाबला हुआ था, बहुत क्लोज फाइटिंग थी। इस बार आप किस तरीके से देखते हैं? इस बार बहुत आसान है और उसका कारण ये है कि ये जो आजमगढ़ की जनता है, इनको भी पता है कि हम लोग यहाँ 300 दिन रह के काम करते हैं। जनता ने उनको भी मौका दिया था। 19 में जीते तो भी भाग गए, 22 में हारे तो भी भाग गए, पर हम लोग 19 में हारे थे तो भी यहाँ रह के काम कर रहे थे और 22 में जीते तो भी यहीं रह के काम किए। और सबसे बड़ी बात, जो ये समय है एक प्रत्याशी के लिए सबसे कठिन समय है कि हमको गांव-गांव जाना है, सबसे हाथ जोड़ना है, वोट मांगना है। इस समय जिस प्रत्याशी को वोट मांगने का टाइम नहीं है, वो चुनाव के बाद टाइम दे पाएगा आजमगढ़ में? आप सोच सकते हैं कि वो आते हैं 3 दिन के लिए और उनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई बड़े नेता हैं वो। चाय पीते रहिए, चाय पीते ठंडी हो जाएगी फिर। तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि जब हार गए तो आप इतने बड़े नेता हैं कि आजमगढ़ वोट मांगने का टाइम नहीं है, तो जीत जाएंगे तब तो और बड़े नेता हो जाएंगे, तब तो यहाँ आने का आपको और टाइम नहीं मिलेगा। पर जो यहाँ रहेगा नहीं, वो यहाँ के लिए काम कैसे कर पाएगा? आपसे कुछ देर पहले हमने उनसे भी बात की तो बड़ी दिलचस्प बात एक निकल के आई कि उनका ये कहना है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़े। मेरी चाहत है कि वो अखिलेश यादव चुनाव लड़े और वो बार बार ये कह रहे थे कि मेरी उम्मीदवारी को आप अधिकृत तौर पे ना मानिए। मेरी चाहत है कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़े और भारी मतों से जीते। तो इसे आप किस संकेत के तौर पे देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये चुनाव से पहले भागेंगे और ये उसी का संकेत है। उन्होंने फिर भागने का संकेत दे दिया कि अखिलेश यादव जी इनको भेजे हैं और ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव लड़े। तो क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव जी ने सोचा कि भाई चलो वहां पे पिच तैयार करो, उसके बाद हम बल्लेबाजी करने आएंगे? हाँ। अखिलेश यादव जी को पता है कि आजमगढ़ ने जब उनको मौका दिया था तो वो आजमगढ़ में काम नहीं किए, छोड़ के चले गए और उसी का नतीजा था कि 22 में यहाँ कमल खिला और वो लोग हार गए। तो उनको पता है कि ये जो 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी को मिला, इस 1.5 साल में यहाँ इतना काम हुआ है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, यहाँ नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, यहाँ नई रेल लाइन बन रही है, यहाँ बेलैसा का ब्रिज बन रहा है, यहाँ जितनी सड़कें हैं सारी सड़कें बन गई, विश्वविद्यालय बन गया, संगीत महाविद्यालय बन गया। देखिए, ये हरिहरपुर से हैं, हरिहरपुर के ये संगीतकार हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और यही लोग हमको बताए थे कि
हमारे पास यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए हम रहें। तो हमने इनसे वादा किया था कि आप टेंशन मत लीजिए, होगा। और आज इनसे पूछिए, वहाँ पढ़ाई भी शुरू हो गई, संगीत विद्यालय बन गया। बिल्कुल 2 साल पहले या शायद 1 या 1.5 साल पहले ही अमित शाह जी ने उसका उद्घाटन भी किया था, हम लोग पहुंचे थे। बनारस घराने के बाद शायद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा घराना है अगर यूपी की बात करें। हरिहरपुर घराना जो है पूरे विश्व में विख्यात है। पर ये लोग किसान हैं, किसानी करते हैं और संगीत की साधना करते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे जो है वहां पे गाते हैं, साधना करते हैं संगीत की। तो उनको उनके गांव में ही रोजगार दे देना, ये होता है भारतीय जनता पार्टी का काम, और ये हम लोगों ने किया है। हरिहरपुर गांव को आप एक बार अगर समय मिले तो जाके देखिए, उस गांव की सड़कें देखिए, उस गांव में क्या क्या बन रहा है वो देखिए। और दूसरी तरफ ये लोग भी कोई गांव को ऐसे लिए थे कि हम भी बनाएंगे, उस गांव को भी जाके देखिए उसकी क्या हालत है। कौन? तमौली गांव। तमौली गांव एक बार जरूर जाइएगा, देखिएगा, जिसको ये लोग सपा वालों ने कहा था हाँ, और उसकी क्या हालत है। और हम लोगों ने हरिहरपुर को कहा कि हम इसको सजाएंगे, तो हरिहरपुर में उसमें कितना अंतर है आप देखिए। तो हम लोग तो यहाँ रह के काम करना चाहते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं कि एक बार फिर से आजमगढ़ को सरकार से अलग कर दें। ये जो विकास की रफ्तार है उसमें से आजमगढ़ को यार्ड में ले जाके खड़ा कर दें। पहले भी खड़ा किया था तो आजमगढ़ पिछड़ गया था। अब जब सरकार के साथ जुड़ के आजमगढ़ तेजी से विकास कर रहा है, तो इन लोगों को क्या तकलीफ है आजमगढ़ से? क्यों आजमगढ़ को सरकार से दूर करना चाहते बार बार? हम तो यही पूछते हैं उनसे। आप भी पूछिएगा कि क्यों आप आजमगढ़ से क्या दुश्मनी है कि आजमगढ़ अगर विकास कर रहा है, सरकार नरेंद्र मोदी जी की बनने जा रही है, पूरा देश उनके साथ है, आजमगढ़ भी उनके साथ है। तो ये कहते हैं कि भाई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो था वो हमने बनवाया, फिर सिर्फ उसको एक फाइनल टच योगी जी ने दिया। एयरपोर्ट की बात करते हैं कि हमने दिया, जमीन हमने दी, वो तमाम तरह की बातें करते हैं। नहीं, तो उसका जवाब है, उन्होंने खाली कागज पे योजना बनाया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जमीन लेनी पड़ती है, और वो मोदी योगी जी ने किया। उसके बाद जो एयरपोर्ट की बात करते हैं, ये एयरपोर्ट इन्होंने अपने प्लेन उतारने के लिए किया था। हम लोगों को जब मौका मिला 1.5 साल में हम भाग के गए, डीजीसीए से हमने लाइसेंस लिया कि यहां से जनता के लिए जहाज उड़े। तो उन्होंने जो अपने लिए बनाया था वो हम लोगों ने जनता के लिए कर दिया। मोदी जी आए और उसका उद्घाटन किए, और अब उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाने जा रहे हैं, ताकि यहीं से मुंबई के लिए, यहीं से दिल्ली के लिए, दुबई के लिए उड़ान भरेंगे। ये काम हम लोग करना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से पूरे यूपी में जो काम किया है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? और खासतौर से जो योगी गवर्नमेंट की जो यूएसपी रही है, वो सबसे अधिक कानून व्यवस्था के मोर्चे पे ही उन्होंने काम किया है, और वो उसको ठोक बजा के, गा बजा के एकदम बिल्कुल कह भी रहे हैं। और वो साफ कह रहे हैं कि भाई इस बार राम नाम सत्य तो माफियाओं का हमने कर दिया, अब माफियाओं को मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। चूंकि ये सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि आप जिस बेल्ट से हैं, आप रहने वाले गाजीपुर के हैं, आपकी कर्मभूमि आजमगढ़ है, और ये जो पूरा बेल्ट है वहां पर माफियाओं का बोलबाला रहा है। तो अब इस पूरे इलाके में किस तरीके से आप शांति देखते हैं? किस तरीके का सिनेरियो, तस्वीर अब कितनी बदली हुई है, खासतौर से कानून व्यवस्था की तस्वीर ही बदल गई। जहां पर की गुंडागर्दी होती थी, वहां पर आज देखिए ना कि संगीत का विद्यालय खुल गया, वहां संगीत की पढ़ाई हो रही है। तो हम तो यही कहे कि आजमगढ़ छोड़ा अब झगड़ा लड़ाई, हरिहरपुर संगीत विद्यालय बनकर चला करा संगीत की पढ़ाई। तो हम लोग तो ये आजमगढ़ की पहचान जानते हैं कि आजमगढ़ साहित्यकारों की धरती है, कलाकारों की धरती है, ऋषियों की धरती है, महर्षियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है। हम इसके लिए आजमगढ़ को जानते हैं। पर ये लोग लेकिन बीच में एक ऐसा वक्त भी था, एक ऐसा दौर भी था जब आजमगढ़ की पहचान ही आतंक और आतंकियों से हो गई थी, क्योंकि बढ़ावा देती थी ना। सपा की गवर्नमेंट जो थी वो इनको पोषित करती थी, गुंडों को, माफियों को, उनको बढ़ावा देती थी, और जो उनको पकड़ने का काम करता था उसको ये लोग जो है उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिसने पकड़ा कि भाई तुम गैर कानूनी हथियार खरीद रहे हो, जो पकड़ा उसका तो जिंदगी बर्बाद कर दिए, और इनको बढ़ावा दे दिए, गुंडों को, माफियों को बढ़ावा दे दिए। तो आज जब योगी जी उन सभी गुंडे माफिया पे नकेल कस के कानून व्यवस्था दुरुस्त किया है, तब यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तब आजमगढ़ जैसे जिले में 22 फिल्मों की शूटिंग हो रही है। कोई डर नहीं रहा है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, कहाँ शूटिंग करना, आजमगढ़। सब लोग आ रहे हैं, आके यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, किसी को किसी से डर नहीं है, क्योंकि पता है कि कानून व्यवस्था
एकदम दुरुस्त है। बुलडोजर बाबा चाँप रहे हैं, माफिया हाँप रहे हैं। लेकिन देखिए एक सत्य ये भी है कि जब पूरे देश में पूरे प्रदेश में योगी और मोदी की प्रचंड लहर थी, उस दौर में भी आजम खां की जो आजमगढ़ की जो 10 सीटें थी वो समाजवादी पार्टी ने जीत ली। लोकसभा उपचुनाव में आप भले ही जीते हो, लेकिन जो वोट का परसेंटेज था, जो मार्जिन था, वो बेहद कम था। 2014 हम देखते हैं, जो 2019 देखते हैं, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ से सपोर्ट मिला। तो हालात क्या बिल्कुल चेंज हैं या किस तरीके से आप देख रहे हैं ग्राउंड पे जब जा रहे हैं? तो क्योंकि कहा यह जाता है कि यादवों में सेन लगाने के लिए आपको आगे किया गया है। यादव भी मेरे साथ आ गए हैं और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी मेरे साथ आ गए हैं। अभी बाबा साहेब की जयंती थी, हम लोग घूम रहे थे उनकी जयंती में, तो जो बसपा के लोग थे वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कि भैया हम भी मोदी जी के काम से इतना खुश हैं कि हमको भी मोदी जी ही चाहिए। जो यादव लोग हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि भैया हम अखिलेश यादव को और धर्मेंद्र यादव को तो नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन 1.5 साल में हमारा कोई काम हुआ है तो हम आपके पास आए और अपना काम कराए हैं। तो ये यादव लोगों को भी पता है, चाहे वो बीडीसी हो, प्रधान हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, सब लोग मेरे साथ आ गए। अब हम ये कह सकते हैं कि यादव किसी एक पार्टी की बपौती नहीं रह गई। नहीं रह गई। आपने उस मिथक को तोड़ने का काम किया है। अगर मैं यहाँ रह के काम नहीं करता तो नहीं हो पाता, लेकिन जब मैं यहाँ रहा तो लोगों को भरोसा आ जाएगा कि हाँ भाई ये भी तो यादव टिकने वाला प्लेयर है, भागने वाला नहीं है। भागने वाला नहीं है। मैंने कहा था पूरी मुंबई यहीं उठा के लाऊंगा और ला दिया। यहीं शूटिंग होती है, जहाँ खेत में शूटिंग हो रही वहीं मेरा ऑफिस लग जाता है। वहीं पे जो भी आया, माँ आई गई, कोई चाची आ गई, कोई भैया आ गए, उनका जो काम है तुरंत पत्र बन जाता है। पत्र बना के प्रधानमंत्री जी को भेजना है, मुख्यमंत्री जी को भेजना। आप सोचिए 1.5 साल में हम लोग आजमगढ़ रहे तब न कर पाए कि 12 करोड़ रुपए खाली गरीबों का इलाज कराया हमने। 12 करोड़ रुपए, सोचिए। तो ये जब यहाँ रहेगा, आदमी देखेगा कि भाई किसी को तकलीफ है, वो आया आपके पास बताया कि हम गरीब हैं और हमारा इलाज बच्चे का कराना है, 15 लाख रुपया चाहिए, हमारे पास नहीं है, तो वो हम भी नहीं दे पाते अगर हम यहाँ नहीं रहते। तो हमने पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी ने दे दिया, मुख्यमंत्री जी ने दे दिया, उनका इलाज हो गया। तो ये चीजें हैं और इसलिए आज अगर धर्मेंद्र यादव भी भागना चाहते हैं तो वो 3 दिन के लिए आजमगढ़ तरीका कुछ खोज रहे क्या, कुछ तरकीब निकाल रहे क्या यहाँ से निकलने की? आपको लगता है कि तरकीब कुछ निकाल रहे? अच्छा, आप तक ये बात पहुंची थी, सुबुगाहट है ये कुछ? हाँ। क्योंकि आज तो हमारे कैमरे पे उन्होंने ये बोला कि मेरी चाहत है कि अखिलेश यादव जी यहाँ पे चुनाव लड़े और भारी से भारी मतों से जीती है और मेरी उम्मीदवारी को एक अधिकृत तौर पे न माना जाए। वो इस तरीके से कह रहे हैं क्योंकि वो समझे, थोड़ा लेट समझे कि यहाँ पर अखिलेश यादव जी धर्मेंद्र यादव को फंसाने के लिए भेजे हैं। उन्होंने इसलिए भेजा कि इनका भी काम यही तमाम हो जाए और वो अपने आगे किसी को बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। ये कारण है। धर्मेंद्र यादव एक बार हारे थे तो खुद आना चाहिए था लड़ने में, तो चैलेंज किया था कि आप आइए, आप ही से लड़ना है मुझे, तो आए नहीं, धर्मेंद्र यादव को भेजे। अब धर्मेंद्र यादव समझ गए, जब 3 दिन आए, घूमे, तो जनता का रुख देखा कि अरे ये तो सब लोग इसी के साथ है। सब लोग एक ही बात पूछ रहा है कि भैया आप तो हार के एक भी दिन दिखे नहीं, वो तो हारा तो भी यहीं था, जीता तो भी यहीं था और यहीं रहता है, यहीं काम करता है, तो आप फिर क्यों आए भैया? तो ये सवाल का वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो समझ गए कि यहाँ से निकल लेने में भलाई है। कितना रोजगार मिला है? क्या आपको क्या लगता है कि एक बड़ी इंडस्ट्री है भोजपुरी? हाल के दिनों में हमने देखा कि बहुत सारे जो नए यंगस्टर्स थे वो सामने आए, तो आपको क्या लगता है कि अब उनको मुंबई या फिर बाहर किसी मेट्रो सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो बनारस, गाजीपुर और आजमगढ़ जैसे जो छोटे जो शहर हैं वहां पर भी इस तरीके से जो चीजें हैं वो कर सकते हैं? और क्योंकि जब मैं चुनाव में आया था तो मैं पहले दिन ही प्रचार करने गया, यहीं बगल में हरिहरपुर गाँव है, तो हरिहरपुर गाँव में संगीतकार लोग रहते हैं, वो कई पीढ़ी से वो साधना करते हैं। उन लोगों ने कहा, अपनी मजबूरी बताई कि भैया हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है और हम लोग जो है अब गांव छोड़ के चले जाएंगे। तो हमने कहा आपको जाने की जरूरत नहीं है, माँ सरस्वती ने मुझे यहाँ भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा, आप ही के गांव में क्यों भेजा, तो आप लोग थोड़ा सब्र रखिए, चुनाव बीतने दीजिए, फिर देखिए हम कुछ करते हैं आप लोगों के लिए। और जैसे वहाँ लोगों ने कहा भैया बहुत लोग आते यही बात कहते, चुनाव के बाद कोई नहीं दिखाई देता। हम बोले हम दिखाई देंगे। उसके बाद चुनाव खत्म हुआ और आजमगढ़ की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, हमको चुन लिया। उसके बाद हम पुजरी महाराज जी से गए, बात की, हरिहरपुर के बारे में पूरा उनको डिटेल में बताया और उसी हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय बन गया और उस गांव के जो संगीत साधक थे उसी विद्यालय में उनको नौकरी मिल गई। तो इस तरह से हम लोग रोजगार देने, युवाओं का एक सपना जो था वो साकार हो रहा है।
और जो लोग डबल इंजन की सरकार है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से योगी जी ने फिल्म सिटी का भी एक कहा था कि वो सपना है वो पूरा होगा, तो कितना जल्द वो भी पूरा होगा? हालांकि हम देख रहे हैं अभी तो फिलहाल काम चल रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो तो देखिए हम सब के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसा अत्याधुनिक स्टूडियो बन रहा है जहां सिर्फ भोजपुरी की बात नहीं है, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मतलब किसी को भी वर्ल्ड क्लास कोई काम करना है तो उसके लिए वो स्टूडियो बन रहा है और भविष्य को देख के बन रहा है कि आने वाले भविष्य में और क्या क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, उस हिसाब से उसको बनाया जा रहा है। तो वो तो यूपी में बन रहा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। चुनावी तपिश बढ़ती जा रही है मौसम के साथ साथ, तो इस बार सुरों के जरिए किस तरीके से अपने जो विरोधी है उनको आप पटकनी देने की तैयारी आपने की है? कुछ थोड़ा सा हमको भी सुनाइए, या फिर कुछ आपने कुछ मुझे लगता है कि चलते हैं जरा वहाँ पर। हाँ रिकॉर्डिंग नहीं, होता है ये तो ये फिल्म की डबिंग चल रही अच्छा, है। फिल्म की डबिंग चली। अच्छा। फिल्म की डबिंग चल रही है। जो फिल्म हम लोग आजमगढ़ में शूट करते हैं उसको यहीं डबिंग करके और फिर कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए कहीं मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं है। जी, इस बार आपने क्या कुछ तैयार किया है, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? टाइम्स नाउ नव भारत के जो करोड़ों दर्शक हैं वो आपको सुन रहे हैं, तो उनको किस तरीके से आप बताएंगे कि हमने क्या तैयारी कर रखी है? जनता तो यही कह रही है। अब आजमगढ़ का मतलब सिर्फ यूपी नहीं, बल्कि यहाँ से जो आवाज उठती है वो पूरे पूर्वांचल के साथ साथ बिहार तक जाती है, उसकी जो गूंज है, उसकी गूंज पूरी दुनिया तक जा रही है। और सभी लोग देख रहे हैं कि जब आजमगढ़ में कमल खिला तो 1.5 साल के अंदर आजमगढ़ कैसे चमक गया। तो लोग कह रहे हैं कि 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करव ले बा, केहू जवन ना करे पवलस क के निरहुआ देखवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल सबके साफ दिखाते बा, आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथे बा। आजमगढ़ के सियासी रण को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव, वो डोर टू डोर जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जो शायद उनके कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहे हैं उनसे भी मिलने जा रहे हैं। इस वक्त भी देखिए एक ऐसे ही कार्यकर्ता के पास वो पहुंचे हैं जिनके पैर में फ्रैक्चर था, बावजूद इसके वो यहाँ पर आए, उनका कुशल क्षेम पूछा और इसके साथ ही जो आगे की जो बातें हैं वो उनके साथ साझा की। धर्मेंद्र जी, किस तरीके, चलिए अब चलते हैं हम लोग, किस तरीके से आप इस पूरे चुनाव प्रचार को देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जहाँ तक चुनाव प्रचार तो हमारे यहाँ के पार्टी के नेताओं ने और आजमगढ़ के कार्यकर्ता साथियों ने संभाल लिया है। एक उम्मीदवार के तौर पे जो एक फिजिकल प्रेजेंस हो सकती है उसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, हर व्यक्ति के दिल में नेताजी को लेकर अलग अलग तरीके की कहानियाँ हैं, अनुभव हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो जुड़ाव, उनकी चर्चाएं हो रही हैं और जहां इतनी सब चर्चाएं सुनने को मिल रही, वहीं जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल एकदम गवई अंदाज आपका दिख रहा है, लाल टोपी है लेकिन साथ में गमछा भी है। इस लू से बचने के लिए गमछा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है गमछा। लू बहुत चल रही है। चलिए कुछ और मुद्दों पर हम बात करेंगे, खासतौर से जिस तरीके से अखिलेश लगातार योगी आदित्यनाथ माफिया राज की बात करते हैं, उसको लेकर आप लोग का क्या रुख है? क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि माफियाओं को अब हम मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। देखिए, ये घमंड है और घमंड किसी का चला नहीं और इनका भी नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, पेपर लीक करने वाले माफियाओं के लिए क्यों नहीं चल रहे हैं? जो भू माफिया भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके ऊपर ये बुलडोजर क्यों नहीं? मैनपुरी से जो उम्मीदवार है, बीजेपी के कैंडिडेट है जो लोकसभा के, पता करिएगा जाके मैनपुरी जाने का मौका मिले कि पूरे मैनपुरी शहर और उसके आसपास की सारी जमीनें कब्जा किसने करवाई हैं। भू माफियाओं के सरगना बने हुए मैनपुरी के उम्मीदवार और योगी आदित्यनाथ जी के नाक के बाल बने हुए हैं, वो उन पर कार्रवाई किस दिन होगी, ये मैं पूछना चाहता हूँ। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, एक मंत्री भी है। हाँ, मंत्री है, मुझे जानकारी है, मैं बहुत होश आवाज में बात कर रहा हूँ। मंत्री भी हैं, योगी जी के खास भी हैं, ये भी मुझे जानकारी है। लेकिन आप मैनपुरी के लोगों के बीच जाके पूछिए, आप पूछिए क्या हो रहा है बनारस में, माफियाओं को स्कॉट दे रखी है कि नहीं दे रखी है, क्या बात करते हैं। मैनपुरी भी हमने देखा कि जो बीएसपी का कैंडिडेट था उसको बदल दिया अचानक, उसके पीछे क्या आपको समझ में क्या लॉजिक था उसका? देखिए, अब वो तो बीएसपी के लोग जाने क्या लॉजिक है, लेकिन मैं ये जानता हूँ मैनपुरी में कोई आए कोई जाए, बहुत आए बहुत गए। मैनपुरी जहाँ थी वहीं है। मैनपुरी समाजवादियों की थी, मैनपुरी नेताजी की थी और मैनपुरी नेताजी और माननीय अखिलेश जी की ही रहेगी।
कन्नौज के साथ ही वही है, आजमगढ़ के कन्नौज साथ से वही है, क्या कन्नौज से क्या वही क्या है। अध्यक्ष जी लड़ेंगे? आपके अखिलेश जी लड़ेंगे वहाँ से? वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। आप लोग क्या चाहते हैं? कन्नौज की जनता क्या चाहती है? हम तो चाहते थे वो आजमगढ़ ही लड़े। हाँ सच है, ये जी सच है। मैं चुनाव हारने के बाद में आजमगढ़ के लोगों बीच नहीं आया, क्योंकि मेरे दिल में एक तमन्ना थी कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं आजमगढ़ लड़े। हम आज भी चाहते वो लड़े। ऐसा नहीं कि मेरी उम्मीदवारी घोषित होने की वजह से कोई चाहत बदल गई, और हम चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ें और प्रदेश और देश की सबसे बड़ी जीत जीतें। अच्छा, ज्वाइंट रैली होने जा रही है अमरोहा में, लेकिन फर्स्ट पेज में ज्वाइंट रैली नहीं हुई। ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ दूरियां हैं। क्या उस दूरी को पाटने में थोड़ा सा वक्त लगा? कोई जानकारी नहीं, मुझे तो ज्वाइंट रैली का कार्यक्रम पता था, कार्यक्रम जारी हुआ, उसके बाद की कोई बात फर्स्ट पेज में नहीं हुआ, उसको लेकर तमाम नहीं। तरीके चलो निकल गया, बात खत्म हो गई, वोट पड़ चुके हैं, आगे देर आए दुरुस्त आए। नहीं, देर क्यों दुरुस्त है? क्यों गाजियाबाद में क्या ज्वाइंट पीसी नहीं हुई? बहुत आखिरी में नहीं, ज्वाइंट पीसी नहीं हुई क्या? ज्वाइंट पीसी हुई। रैली का एक अलग थोड़ा सा माहौल बनता है, हर लोगों के पार्टी बीच की में अपनी चुनाव लड़ने की रणनीति है। मेरे पत्रकार साथियों, आप रणनीति नहीं थोप सकते हो, रणनीति तो हमारे लीडर्स को डिसाइड करनी है। गाजियाबाद में पीसी हुई, अमरोहा की रैली आपको पता है लगी हुई है, और अभी तो बहुत बड़ा चुनाव लगा पड़ा है, और यहाँ तक आते आते तो आंधी आ जाएगी। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग पूरे यूपी में? क्योंकि बीजेपी ने तो मिशन 80 का जो टारगेट है वो सेट कर दिया है। 80 में से 8 तो कम हो गई पहली फेज में, जो अंकल वोट पड़ चुके हैं। आप पता करिए, जो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोट थे वो या तो वोट डालने नहीं गए, और डाले हैं तो उन्होंने साइकिल के निशान पे डाला। उस बात के एक नहीं कई उदाहरण, कई आपके पास उसके एग्जाम्पल्स मौजूद होंगे। तो 8 तो पहले राउंड में कम हो गई, और राउंड वाइज कम होती चली जाएंगी। चलिए, खैर आपके सामने जो कैंडिडेट है निरहुआ, वो मुश्किलों में फंस गए हैं। नोटिस भी मिल गया बेरोजगारी को लेकर, जो उन्होंने खुद योगी जी और पीएम को लेकर जो बातें कही, तो उनका बचकानापन है या बड़बोलापन है, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, अब इसको क्या कहें। मैं समझता हूं बेरोजगारी दूर करने का भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला है वो, क्योंकि निरहुआ जी के बारे में मैं पहले दिन से कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं, वो अपने से कुछ नहीं करते हैं, वो बीजेपी की स्क्रिप्ट लिखते हैं। शायद बीजेपी ने स्क्रिप्ट भी लिखी होगी, और बीजेपी का बेरोजगारी दूर करने का ये एक फार्मूला भी है जो निरहुआ ने कहा है। वो जुबान निरहुआ की हो सकती है, वो फार्मूला बीजेपी का है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि भाई धर्मेंद्र यादव के अलावा क्या आजमगढ़ में और कोई नेता नहीं था क्या? खासतौर से यादव में की जो भाई उनको टिकट दिया गया, थोपा जा रहा है, वो इस तरीके की बातें कर रहे थे। वो उनका अधिकार नहीं है, वो पार्टी का अधिकार है। आजमगढ़ के हमारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आजमगढ़ की जनता का हक है। निरहुआ जी से कहेंगे अपने अधिकार क्षेत्र में रहो, ये उनका अधिकार नहीं है इस बात का। वो अच्छा फार्मूला दिए हैं बीजेपी की तरफ से, और उसी फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के लोगों से मैं कहूंगा कि परिवार वालों से वोट न मांगे, या जिनके बच्चे हैं उन बच्चों से, उनके माँ बाप से वोट न मांगे। बिल्कुल। देखिए, हम इस वक्त एक सोनकर बस्ती में आए हैं, हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। क्या लगता है कि आज बाकायदे यहाँ पे आपके सपा कैंडिडेट आए हैं, क्या कहेंगे? भारी मतों से जीत कर जाएंगे यहाँ से। हाँ, भारी मतों से? भारी मतों से जीते जाएंगे, कम से कम 3 लाख वोट से जीत के जाएंगे। 3 लाख से? क्या लगता है? लगते हैं धर्मेंद्र यादव जीतेंगे, फुल बहुमत से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार जो प्रत्याशी है जीत हासिल करेंगे? हासिल करेंगे, होनी है। धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। तो बिल्कुल देखिए, ये धर्मेंद्र यादव थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखी। उन्होंने खासतौर से जो ज्वाइंट रैली को लेकर जो बातें कही जा रही थी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस, उसके लेकर भी अपनी जो बात है वो रखी। इसके साथ ही कन्नौज से चुनाव लड़ने को लेकर कि क्या अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। और उन्होंने कहा कि अंतिम जो फैसला होगा वो खुद अखिलेश यादव जी को करना होगा। और जहां तक मैनपुरी की बात है, तो मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की जीत लगभग तय है। हालांकि जो बीजेपी है, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, उनका ये आरोप है, लेकिन जीत आखिरकार समाजवादी पार्टी की होगी।